हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज हम लोगों ने ऐसे वर्ड चुने हुए हैं जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने क्या किया हुआ था? कल हम लोगों ने ईडियम्स की एक छोटी सी क्वेश्चंस की एक चेन डाली थी, यानी कि हम लोगों ने 8 से 10 ईडियम कल जो है डिस्कस किए थे। वो सारे ईडियम्स जो हमारे लिए एग्जाम में आ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उन सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ा होगा, तैयार किया होगा और देखा होगा कि किस तरह से हमारे एग्जाम में सारे ईडियम्स आते हैं। बात सिर्फ ईडियम्स की नहीं है, बात उन वर्ड्स की भी है जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ईडियम्स के बाद, सिनोनियम्स के बाद वन वर्ड के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, वन वर्ड के बाद ग्रामर में भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैंने जो एक काम पहले शुरू किया है, मैं चाहता हूँ उसको पूरी तरह कंप्लीट कर लें ताकि जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, हर एग्जाम में आपको सारे पढ़े हुए ईडियम्स मिले। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत कॉमन है। आप ये जो जितने भी शब्द देख रहे हैं, ये ऐसे शब्द हमारे लिए हैं जो बेसिक में सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं। चाहे वो कोई भी एग्जाम होगा, सबसे पहले तैयारी के लिए आपको इन सारे वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, तभी आप कोई भी एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, जब आपको उस तरह के बेसिक वर्ड्स मिलेंगे जो कि सभी एग्जाम्स में कॉमन पाए जाते हैं। बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर 11 तक के सभी शब्दों की। इसमें तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सिनोनिम के तौर पर आते हैं, कुछ मैंने जो है इसमें एंटोनियम के तौर पर भी लिखे हुए हैं, और कुछ वर्ड हमारे सामने वर्ड ऐसे भी हैं जो हम लोगों ने ऑप्शन के साथ साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर भी लिखे हुए हैं। चलिए तो बिना देरी के अपना काम शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड परपेचुएट। इस वर्ड का यूज जो हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं वो तब करते हैं जब हम किसी काम को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं। फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, नंबर फर्स्ट में एक वर्ड लिखा हुआ परपेचुएट। परपेचुएट हमारा एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी काम को लंबे समय तक कंटिन्यू करना, किसी काम को लंबे समय तक दोस्तों बनाए रखना। ठीक है ना? ठीक है। यहाँ पर मैंने हिंदी लिखी हुई है लंबे समय तक किसी काम को बनाए रखना, तो उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं टू कंटिन्यू समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। परपेचुएट की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन के तौर पे रिटेन, सस्टेन सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले इसके सिनोनिम्स हैं, यानी कि पर्यायवाची। ठीक है, रिटेन, सस्टेन, परपेचुएट, ये 3 वर्ड हम लोग यूज करते हैं जब हम किसी काम को लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपने सेंटेंस बनाया हुआ है कि हमें इस रिलेशन को लंबे समय तक कंटिन्यू करना चाहिए, वी शुड परपेचुएट दिस रिलेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है दोस्तों, तो भैया नंबर फर्स्ट में जो वर्ड लिखा हुआ है रिटेन, सस्टेन और परपेचुएट, ये तीनों वर्ब हैं और इन तीनों का मतलब होता है किसी चीज को लंबे समय तक कंटिन्यू करना, किसी चीज को लंबे समय तक बनाए रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, परपेचुएट, रिटेन और सस्टेन, ये हमारा वर्ब है किसी काम को लंबे समय तक बनाए रखना। लेकिन जो लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक चलने वाले काम को बेटा हम लोग इंग्लिश में परपेचुअल कहते हैं। ये देखिए हमें इसका एडजेक्टिव मिल गया है परपेचुअल, जो लंबे समय तक चलता है। अच्छा, अब आपको पहले तो मैं बता दूं कोई काम कितनी देर तक चलता है, इसके लिए हम लोग एक वर्ब लगाते हैं लास्ट। लास्ट वही वर्ब है, सॉरी वही वर्ड है जिसका मतलब होता है अंत में। लास्ट, कोई काम कितनी देर तक चलना, किसी काम का कितनी देर, जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ है क्लास 1 घंटे तक चली, यानी कि क्लास लास्टेड फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना? एंड दैट इज द रीजन, जो चीज लंबे समय तक चलती है उसको इंग्लिश में एवर लास्टिंग कहते हैं, लंबे समय तक चलने वाला, हिंदी में सदाबहार भी कह सकते हैं। ठीक है, जो चीज हमेशा एवरग्रीन रहती है, हमेशा चलती है लंबे समय तक, उसको इंग्लिश में हम लोगों ने क्या किया है, परपेचुअल दिया हुआ है। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं आते, यूज हल्का सा अलग हो जाता है, लेकिन हमें ऑप्शन के तौर पे वही शब्द मिलेंगे जो काम चलता हो वहां पर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई चीज लंबे समय तक हमेशा चलती है तो एवर लास्टिंग कहलाएगा, लंबे समय तक चलती है तो लॉन्ग लास्टिंग कहलाएगा। हमेशा चलने वाले के लिए हम लोगों ने यहाँ पर परपेचुअल लिखा हुआ है। सिनोनिम के तौर पर हमने यहाँ पर दोस्तों एटर्नल और पेरेनियल शब्द का यूज किया हुआ है। एटर्नल और पेरेनियल, ये 2 शब्द हमारे सामने लिखे हुए हैं। इन दोनों शब्दों का मतलब हो जाएगा लंबे समय तक किसी काम का चलना। पता है, क्लियर हो रहा ना? ठीक है, फिर से देखते हैं। नंबर फर्स्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है रिटेन, सस्टेन, परपेचुएट। मेरे साथ याद कीजिएगा, रिटेन, सस्टेन, परपेचुएट, किसी काम को लंबे समय तक कंटिन्यू करना। परपेचुअल, लंबे समय तक चलने वाला, इंग्लिश में कहलाएगा एटर्नल, पेरेनियल और एवरलास्टिंग। ठीक है ना? चलिए, पेरेनियल जो होता है वो सदाबहार के लिए बड़ा यूज करते हैं। यही कारण है कि जो सदाबहार फूल होते हैं, जो 12 महीने जो है खिले रहते हैं, ऐसे फूलों को इंग्लिश में पेरेनियल फ्लावर्स कहता है। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, परपेचुअल का हमको अपोजिट यानी कि एंटोनियम बनाना है।
हमें इसका ऑपोजिट बनाना है, यानी कि एंटोनियम बनाना है बेटा, यानी कि इसका उल्टा पेपर में क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है जो लंबे समय तक चलता है उसका उल्टा कर देंगे हिंदी में, तो बोलेंगे मोमेंट्री, क्षणिक, जो क्षण भर चलता है। इंग्लिश में जो क्षण भर चलता है यानी कि जो स्थायी नहीं है, अस्थायी है, टेम्पोरेरी है, जो एक समय तक, एक कुछ ही समय बाद खत्म हो जाएगा, उसको इंग्लिश में फ्लीटिंग कहते हैं। जो मोमेंट भर चलता है उसको इंग्लिश में फ्लीटिंग या मोमेंट्री कहते हैं। इंग्लिश में ट्रांजिएंट इसके लिए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है। आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स से लेकर एसएससी तक सभी एग्जाम से ये वर्ड बड़ा आता है। तो ट्रांजिएंट का मतलब हो जाएगा क्षणिक, मोमेंट्री का मतलब हो जाएगा क्षणिक, और फ्लीटिंग का मतलब हो जाएगा क्षणिक। ठीक है। अब जैसे आप लोग जानते हैं कोई इंसान मर गया, लेकिन जो उसके अच्छे कर्म होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं। उसकी जो फेम होती है लंबे समय तक चलती है। तो जो फेम लंबे समय तक चलेगी वो फेम कैसी होगी? एटर्नल फेम कहलाएगी, यानी कि जो हमेशा जिंदा रहेगी, जो हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जो शारीरिक सुंदरता होती है, फिजिकल ब्यूटी होती है, वो क्षणिक होती है, टेम्पोरेरी होती है। दैट इज द रीजन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है फिजिकल ब्यूटी इज ट्रांजिएंट। जो शारीरिक सुंदरता है वो क्षण भर चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो कह लिए कि हम लोगों ने यहाँ पर 11 शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर कई शब्द बनने वाले हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो चीज़ लंबे समय तक चलेगी वो एटर्नल या पेरेनियल कहलाएगा, लेकिन जो चीज़ कम समय तक चलेगी फ्लीटिंग, मोमेंट्री या ट्रांजिएंट कहलाएगा। फ्लीटिंग का मतलब क्षणिक हो जाएगा, इंग्लिश में जो क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कोई थॉट एक क्षण के लिए आता है, एक मोमेंट के लिए आता है, फिर वो जो थॉट होता है दिमाग से स्लिप कर जाता है। तो इंग्लिश में कह सकते हैं अ फ्लीटिंग थॉट। फ्लीटिंग थॉट का मतलब वो थॉट जो 1-2 सेकंड के लिए दिमाग में आया, उसके बाद वो दिमाग से उतर गया बेटा। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? बढ़िया। तो मोमेंट्री का मतलब हो जाएगा क्षणिक, ट्रांजिएंट क्षणिक कहलाएगा, फ्लीटिंग क्षणिक कहलाएगा, एटर्नल, पेरेनियल, परपेचुअल लंबे समय तक चलने वाला। ठीक है ना? ठीक है। अब नंबर 4 पे बात करने वाले हैं यहाँ के रैपर कजन्स की। ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो हम लोग कर्म करते हैं उन कर्मों को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डीड्स। स्पेलिंग क्लियर नहीं हो रही होगी तो मैं बोल देता हूँ वहाँ से, DEEDS। इसे कॉपी में नोट कर लीजिए भाई। डीड्स का मतलब होता है कर्म, और आपने जो कर्म किए हैं उनका जब परिणाम बुरा निकलता है, यानी बुरे नतीजे निकलते हैं, बुरे नतीजों को इंग्लिश में डायर कंसीक्वेंसेस कहते हैं। डायर माने बुरा, कंसीक्वेंसेस माने नतीजे। डायर का मतलब बुरा, कंसीक्वेंसेस माने नतीजे। डायर का मतलब बुरा, कंसीक्वेंस माने नतीजे। ठीक। बुरे नतीजों को इंग्लिश में रैपर कजन्स कहते हैं। वैसे रैपर कजन्स ज़्यादातर नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव हो, मैंने नहीं कहा हुआ है, लेकिन जब भी ज़्यादातर बैड रिजल्ट मिलेगा आपके कर्मों का, इंग्लिश में उसको रैपर कजन्स कहेंगे। रैपर कजन्स मीन्स आपके द्वारा किए गए कर्मों का भुगतान या परिणाम। इंग्लिश में एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यू हैव टू इनकर। इनकर का मतलब होता है भुगतना, INCUR, इनकर। आपको भुगतना पड़ेगा डायर कंसीक्वेंसेस, बुरे नतीजे किसका? अपने कर्मों के परिणामों का। आपको बुरे नतीजों का भुगतान करना पड़ेगा। बुरे नतीजे किसके? आपके कर्मों का। क्लियर हो रहा है ना? तो रैपर कजन्स का मतलब बेटा हो जाएगा बुरे परिणाम, और बुरे परिणाम इंग्लिश में बोलते हैं डायर कंसीक्वेंसेस। और जो थॉट थोड़ी देर के दिमाग में आता है, फ्लीटिंग थॉट या मोमेंट्री थॉट, इंग्लिश में क्या कहलाएंगे? ट्रांजिएंट। जो हमेशा चलता है वो एटर्नल, पेरेनियल और परपेचुअल। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। एग्जाम्पल ये फिर से देख लीजिएगा। आपको भुगतना पड़ेगा अपने कर्मों का, बुरे कर्मों के परिणाम को। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, हम लोग को ये बात अच्छे से पता है कि जब भी हम लोग किसी इंसान से रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट करने के लिए एक वर्ड आता है अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का मतलब होता है बार बार रिक्वेस्ट करना। ये देखिए, कुछ वर्ड इंग्लिश में ऐसे होते हैं ना जिनकी जगह और कोई नहीं ले सकता। आप किसी इंसान से बार बार रिक्वेस्ट करेंगे ना तो इंग्लिश में उसको रिक्वेस्ट अर्नेस्टली कहेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इम्प्लोर, IMPLORE, जिसका मैंने सिनोनिम लिखा है प्लेड, PLEAD। बार बार रिक्वेस्ट करना यानी कि याचना करना, गुहार करना, फरियाद करने के लिए इंग्लिश में मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है इम्प्लोर। इम्प्लोर का पर्यायवाची मैंने लिखा मेरे भाई प्लेड, PLEAD, प्लेड। इन दोनों का मतलब हो जाएगा किसी इंसान से बार बार रिक्वेस्ट करना, किसी इंसान से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, उस इंसान से फरियाद करना, गुहार लगाना। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ है कि एक अपराधी है और जज ने उसको सज़ा सुनाई है। वो जज के आगे वो अपराधी बार बार गिड़गिड़ा रहा है। क्या गिड़गिड़ा रहा है? कि भाई मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दो या मुझे छोड़ दो। द कॉन्विक्ट, जो अपराधी है या दोषी जिस पर आरोप लगा हुआ है, उसने
क्या किया, इम्प्लोर किया, यानी कि गुहार लगाई किससे, जज से, किस चीज़ के लिए, कि वो उसको बख्श दे। तो किसी इंसान को बख्शने को इंग्लिश में स्पेयर कहते हैं, SPARE। स्पेयर का मतलब होता है किसी इंसान को बख्श देना, यानी कि छोड़ देना। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई विल नॉट स्पेयर यू। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देख लीजिएगा, जब भी अपराधी किसी जज से ये बोलेगा, गिड़गिड़ाएगा बार बार कि मुझे छोड़ दो, छोड़ देंगे, इस पर एक स्पेयर लगाएंगे। और गिड़गिड़ाने को इंग्लिश में इम्प्लोर कहते हैं, इम्प्लोर को इंग्लिश में प्लेड कहते हैं। और मेरे भाई, हर एक एग्जाम में डिफेंस के स्टूडेंट्स को भी तैयार करना पड़ेगा और SSC के बच्चों को भी तैयार करना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम होगा सभी में तैयार करना पड़ेगा। कॉमन वर्ड्स हैं, बेसिक के वर्ड्स हैं, तैयार करना पड़ेगा। तो इम्प्लोर और प्लेड का मतलब हो जाएगा किसी इंसान से बार बार रिक्वेस्ट करना। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया है कि अपराधी ने जो है जज से ये गिड़गिड़ाया कि भैया उसे छोड़ दिया जाए। और जब भी हम कोई गंदा कर्म करते हैं उसके परिणाम को भुगतान करते हैं, बुरे परिणाम, तो इंग्लिश में डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस कहते हैं। रेपरकशन मतलब होता है बुरे परिणाम। क्लियर होगा ना? चलिए, एक तरह के 5 सेकंड में वर्ड तैयार कर लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, मेरे साथ तैयार कर रहे होंगे। जब भी हम कोई काम करते हैं उस काम का कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलता है। अब इंग्लिश में जो रिजल्ट निकलना होता है वो तो वर्ब आपको पता है पहले से, एनस्यू, ENSUE का मतलब होता है परिणाम स्वरूप होना। ENSUE, एनस्यू का मतलब होता है परिणाम स्वरूप होना। जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि 2 लोग थे, उन दोनों में बहस हो गई और बहस धीरे धीरे हाथापाई का रूप ले लिया उसने, और उनके तहत दोनों में लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई। तो सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा द आर्ग्यूमेंट एनस्यूड स्कफल। स्कफल का मतलब होता है हाथापाई करना। SCUFFLE, SCUFFLE, स्कफल, हाथापाई करना। बहस ने हाथापाई को जन्म दिया। द आर्ग्यूमेंट एनस्यूड स्कफल। क्लियर हो रहा है? परिणाम स्वरूप कोई काम होने के लिए इंग्लिश में एनस्यू लगाते हैं। टू कॉज समथिंग टू हैपन, कुछ होने के लिए कॉज करना यानी कि बाध्य करना, कुछ परिणाम स्वरूप होना। इंग्लिश में एग्जाम्पल लिखा, द आर्ग्यूमेंट एनस्यूड स्कफल। बहस ने किसको जन्म दे दिया? हाथापाई को। क्लियर हो रहा है? तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के होने का कारण बनेगा इंग्लिश में क्या कहलाएगा? एनस्यू कहलाएगा। आए बेटा, एक नोट शुरू कीजिएगा। बताइए, क्लियर हो गया ना? जब भी परिणाम स्वरूप कोई काम होगा तो इंग्लिश में एनस्यू लगाएंगे, और एनस्यू का मतलब जो है वो रिजल्ट के तौर पर लगाया जाएगा। इरेडिकेट या एबॉलिश समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए लगाते हैं। कोई भी सामाजिक कुप्रथा हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी जो है ऐसी सोशल एविल हो, सामाजिक बुराई हो, जिसको जड़ से ख़त्म करना है, तो जड़ से ख़त्म करने के इंग्लिश में इरेडिकेट या एबॉलिश कहेंगे। जड़ से खत्म करने को इंग्लिश में अपरूट कहते हैं। तो लिखा हुआ है टू अपरूट अ प्रॉब्लम। तो देखा जाए तो 3 पर्यायवाची हो गए, अपरूट, एबॉलिश और इरेडिकेट, समस्या को जड़ से खत्म करना। मैंने एक एग्जाम्पल को बहुत छोटे में लिखा हुआ है। मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है कुप्रथाएं। देखिए, मैल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कुप्रथाएं। सारी कुप्रथाओं को जड़ से समाप्त कर दीजिए। ये ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल मैंने कहा काम चलाओ, आपको पता होना चाहिए बस। क्लियर हो गया? तो इरेडिकेट और एबॉलिश का मतलब समस्या को जड़ से समाप्त करना। जैसे राजा राम मोहन राय ने क्या किया? राजा राम मोहन राय जी ने कई सोशल एवल्स का खात्मा कर दिया, उनको जड़ से समाप्त कर दिया। तो जड़ से समाप्त करने के इंग्लिश में इरेडिकेट या एबॉलिश लगाया जाएगा। क्लियर हो रहा है? परसों मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले, गो एमॉक का मतलब आपे से बाहर हो जाना। जब भीड़ बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है, एंग्री हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो इंग्लिश में 2 वर्ड लगाते हैं, गो बर्जर्क, आपे से बाहर हो जाना, या गो एमॉक, आपे से बाहर हो जाना। जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा क्रोधित होने की बात कर रहे हैं तो एंग्री बोल सकते हैं। तो गो बर्जर्क या एमॉक, टू गेट एंग्री या टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। जब भी भीड़
आपे से बाहर हो जाती है, इंग्लिश में गो बर्जर्क या एमॉक लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है द मॉब, जो भीड़ है वो आपे से बाहर हो गई, द भीड़ सेकंड फॉर्म लगाइए, द मॉब वेंट बर्जर्क ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कोई हो गया है उसकी वजह से लोगों ने क्या किया भाई, मेरे तोड़ फोड़ करने लगे हैं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने लगे हैं, कुछ भी करने लगे हों और आपे से बाहर हो गए हों, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, तो लोगों को इंग्लिश में बोलेंगे द पीपल हैव गॉन बर्जर्क या एमॉक। एंड दैट इज द रीजन एंग्री का सिनोनिम बहुत पूछा जाता है, ये बर्जर्क और एमॉक, इन दोनों का मतलब मेरे भाई हो जाएगा आपे से बाहर हो जाना। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, तो ये आपके एग्जाम में आएगा और आपको वहाँ पर ऑप्शन देखते ही आप टिक कर लोगे। जिन बच्चों ने मेरी पढ़ाई हुई शीट सॉल्व की होगी या कल भी अगर उन्होंने कोई लेक्चर देखा ईडीएम वाला, तो आपने देखा होगा कैसे हम लोगों ने ईडीएम पढ़े और हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हम उनको टिक कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, चीज़ आपको समझ जाएंगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 वर्ड हैं 9, 10, 11। जब कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन जो है कोई दुर्घटना होगी ट्रेन में, तो जो शरीर कई बार इतना खराब डेड बॉडी हो जाती है कि उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाती, उसकी पहचान भी नहीं हो पाती है। इंग्लिश में जब किसी चीज़ का हुलिया बिगड़ जाता है तो इंग्लिश में डिस्टॉर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का शेप एंड साइज बिगड़ जाना। एंड दैट इज द रीज़न इंग्लिश में मैंगल जो शब्द हमने लिखाया हुआ है, मैंगल का मतलब भी वही है, किसी चीज़ की पहचान ना हो पाए, इतनी बुरी जब बॉडी हो जाती है, इंग्लिश में ऐसी बॉडी को मैंगल्ड डेड बॉडीज कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, जब भी कहीं पर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है और जो शरीर होते हैं उनकी पहचान भी नहीं हो पाती, इंग्लिश में उसको मैंगल्ड डेड बॉडी कहते हैं। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है बुरी तरह से चेहरे का विक्षिप्त हो जाना, एंड दैट इज द रीजन डिस्टॉर्ट मैंगल का पर्यायवाची बनता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है टू डिस्टॉर्ट इन शेप एंड साइज, किसी चीज़ का हुलिया बिगड़ जाना। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डेड बॉडी जो है वॉज कम्प्लीटली मैंगल्ड, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी उसकी जो है पहचान भी नहीं की जा सकती थी। ये बिगड़ जाना की इंग्लिश डिस्टॉर्ट होती है, पर्यायवाची मैंगल कहते हैं। अगर बॉडी जल गई है तो 4 वर्ड का यूज करेंगे CHAR मेरा भाई, टू बर्न कम्प्लीटली, पूरी तरह से जल जाना। ठीक है, जब भी मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, बॉडी जल गई पूरी तरह से, तो वहाँ पर इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। द पुलिस ने रिकवर्ड मतलब बरामद किए या उठाए वहाँ से चैड डेड बॉडीज, यानी कि ऐसी डेड बॉडी जो पूरी तरह से जल चुकी थी। बताइए, क्लियर होगा ना? कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे रेप की घटनाएं होती हैं कि लोगों ने क्या किया कि रेप के बाद में लड़की को पेट्रोल डालकर जला दिया या किसी जिंदा इंसान को जला दिया। डेड बॉडी जो होती है इंग्लिश में उसको चैड डेड बॉडीज करते हैं, मतलब पूरी तरह से जल जाना। क्लियर हो रहा है ना? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब बुरी तरह से जल जाना, इसका मतलब चेहरे में बिगाड़ आ जाना, यानी कि हुलिया बिगड़ जाना। गो बर्जर्क आपे से बाहर हो जाना, एमॉक आपे से बाहर हो जाना। इरेडिकेट या एबॉलिश क्या हो जाएगा? समस्या जोड़ से समाप्त करना। एंश्यू या रिजल्ट का मतलब मेरे भाई हो जाएगा परिणाम स्वरूप होना। प्लेड या इम्प्लोर का मतलब किसी इंसान से रिक्वेस्ट करना। रैपर गजन मतलब बुरे नतीजे, डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस। अब लास्ट में एक वर्ड पढ़ना चाहेंगे गोड। गोड का मतलब होता है किसी इंसान को भड़काना, भड़काकर मनचाहा काम करवाना। GOAD आपको याद होगा, मैंने एग ऑन एक वर्ड पढ़ाया था, इंग्लिश में अबेट कहते हैं, ABET। एंड अबेट, गोड, इन सब का मतलब हो जाएगा किसी इंसान को भड़काना। भड़काने को बोलते हैं इंसाइट, टू इंसाइट समवन, किसी इंसान को भड़काना। टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, क्या कहलाएगा? गोड कहलाएगा। तो गोड के ब्रैकेट में एग ऑन लिख लीजिएगा और भड़काने की इंग्लिश में भाई होती है अबेट, ABET, वो नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही गोडेड मी, उसने मुझे भड़काया कि मैं जाऊं उसके भाई को जान से मार दूं। टू किल हिज ब्रदर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ही गोडेड मी, उसने मुझे भड़काया, टू किल हिज ब्रदर, अपने भाई को मारने के लिए। तो गोड का मतलब क्या हो जाएगा? किसी इंसान को कोई काम करने के लिए भड़काना या उकसाना, यानी कि इनसाइट कह सकते हैं। आज हमने जितने वर्ड पढ़े हमको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ दोस्तों परपेचुएट, किसी काम को लंबे समय तक कंटिन्यू करना। रिटेन, सस्टेन सिनोनिम बनता है, जो चीज़ लंबे समय तक चलती है वो परपेचुअल कहलाएगा, हमेशा चलती है, परपेचुअल कहलाएगा। एटर्नल, पेरेनियल और एवरलास्टिंग इसका पर्यायवाची होता है। फ्लीटिंग क्षणिक होता है, फिजिकल ब्यूटी इज नो फ्लीटिंग या ट्रांजिएंट, मोमेंट्री। फ्लीटिंग मैंने बताया भी आपको, कोई थॉट सडनली थोड़ी देर के दिमाग में आया तो फ्लीटिंग थॉट कहते हैं। रेपरकशन का मतलब हो जाएगा बुरे कर्मों का बुरा परिणाम, यानी कि डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस, बुरे नतीजे। भुगतने को इंग्लिश में मेरे भाई कहते हैं इनकर। ठीक है, एक बार में तैयार नहीं होगा तो दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। एंश्यू और रिजल्ट का मतलब परिणाम स्वरूप कोई काम होना। इरेडिकेट, एबॉलिश, समस्या को जोर से समाप्त करना। गो बर्जर्क या गो एमॉक, आपे से बाहर हो जाना, इंसान का। मैंगल्ड का मतलब डेड बॉडी इत्यादि का विक्षिप्त हो जाना, यानी कि पहचान हो पाना। चेयर माने बुरे से जल जाना। एंड द लास्ट वन गोड का मतलब कोई काम करने के लिए किसी को भड़काना।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज हम लोगों ने क्या किया हुआ है, 1 से लेकर 11 तक लिखे हुए वर्ड, 11 के साथ में कुछ और भी वर्ड कराए गए हैं। इनको एक बार में अगर तैयार नहीं होता है तो दोबारा आप जल्दी से फॉरवर्ड कर इसको देख लिया करिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और हम उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2-3 दिन बाद इसका पूरा पिछले 2-3 टर्न का जो भी मैंने वोकैब में पढ़ाया है वो रिवाइज़ कर लीजिए। आज का, परसों का और एक दिन पहले का जो भी हम लोगों ने पिछले लास्ट 3 टर्न में पढ़ा हुआ वोकैब का, इसको मिलाकर 3 टर्न में आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर उसके जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट रन पे नए सेशन के साथ में। तब तक आप वीडियो को पढ़ लीजिए और उन लोगों से जो पढ़ने को लेकर बहुत उत्सुक हैं उनसे वीडियो साझा कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने लिए पढ़ लीजिए, वही आपके लिए बहुत है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रन पे नए सेशन के साथ। तब तक लिए गुड नाइट, धन्यवाद।